सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर ए रविंद्रनाथ जी, सभी सम्मानित फैकल्टी मेंबर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स, सेंट्रल कश्मीर के डीआईजी श्री राजीव ओम प्रकाश पांडे जी, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री जतिन किशोर जी, यहाँ के एसएसपी श्री खलील पोसवाल जी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और एमपी थिएटर के उद्घाटन की आप सबको मैं हृदय से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। वाइस चांसलर साहब ने अभी अपने उद्बोधन में विस्तार से उन प्रोजेक्ट्स के बारे में और भविष्य में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है यूनिवर्सिटी का, उसके बारे में बताया है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंफ्रास्ट्रक्चर के केंद्र में मुझे लगता है कि बिल्डिंग नहीं, स्टूडेंट और टीचर होते हैं। उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक सिर्फ वाइस चांसलर साहब या सभी डीन्स का चैम्बर नहीं होगा, बल्कि यह संसाधन ये सुनिश्चित करेगा कि यूनिवर्सिटी का संचालन सही ढंग से हो रहा है, सभी रिसोर्सेस लर्निंग के लिए एक बेहतर वातावरण तैयार करने में मदद कर रहे हैं। अभी 15 अगस्त को देश के स्वाधीनता की 19वीं 79th वर्षगांठ धूमधाम से पूरे देश में मनाई गई है। अब स्वतंत्रता की शताब्दी के लिए अगले 22 वर्षों का अवसर, सुनहरा अवसर हम सबके सामने है। पूरे देश और दुनिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर बुलंदी पर पहुँचे, नई ऊंचाइयों पर वो जा सके, इसकी जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स को अपने कंधों पर लेनी होगी। वाइस चांसलर साहब तो हैं ही, और उनसे कम जिम्मेदारी स्टूडेंट्स की नहीं होगी। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, इस जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन करके ही हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो एक सबसे ताकतवर हथियार है, उसका उपयोग कर सकते हैं जम्मू कश्मीर के और भारत के निर्माण में। इस नीति को पूरी तरह से, NEP 2020 को पूरी तरह से 100% उसका इम्प्लीमेंटेशन और सभी कोर्सेज के साथ इसका अलाइनमेंट, ये सबसे बड़ा बदलाव लाएगा। बहुत से रिसर्च और इनोवेशन जो कागज़ों पर सिमटे रहते थे, उन्हें अब इंटरनेशनल लेवल पर पहचान भी मिल सकेगी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का एक वाक्य मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। वो अक्सर कहा करते थे कि बचपन में जब वह क्लासरूम में पढ़ते थे तो बाहर चिड़ियों की आवाज़ उन्हें बुलाया करती थी, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि उन्हें ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती थी। और इसलिए उन्होंने जब शांति निकेतन में पहली बार विद्यालय खोला तो एक नए प्रकार की व्यवस्था उन्होंने बनाई। गुरुकुल की तरह वहाँ पेड़ के नीचे ही पढ़ाई होती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि आधे बच्चे पढ़ रहे हैं और आधे बच्चे पेड़ पर चढ़े हुए होते थे। एक बार किसी ने देखा, कहा कि बताइए भला ये रविंद्रनाथ टैगोर साहब कौन सा क्लास ले रहे हैं जहाँ बच्चे पेड़ पर चढ़े हुए हैं और फल तोड़ रहे हैं। जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को ये बात बताई गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, असली परेशानी पेड़ पर चढ़े हुए बच्चों से नहीं है, मुझे दिक्कत उनसे है जो पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने की बजाय
किताब में ही उलझे हुए हैं। इन्हें तो पेड़ पर होना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि ऐसा उत्तर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ही दे सकते थे। आप जानते हैं कि शांति निकेतन की शुरुआत पहले प्राथमिक शिक्षा के लिए हुई थी, लेकिन बाद में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसे विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया। शिक्षा प्रदान करने का सिस्टम वही था ताकि स्टूडेंट्स प्रकृति के साथ सामंजस्य में अपनी क्रिएटिविटी को और बेहतर निखार सकें। उन्हीं के विजडम से प्रेरणा लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात का प्राविधान किया गया है कि स्टूडेंट्स को केवल क्लास में और किताबों तक जकड़ करके न रखा जाए। वह सिलेबस से बाहर निकलकर अपनी पसंद के अनुसार चाहें तो लैब में काम करें और उसमें भी मन उब जाए तो नए स्किल सीखने के लिए अपने आप को इनरोल कर सकें। मुझे विश्वास है कि इस तरह के साहस और इनोवेशन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के स्टूडेंट्स साहसी और पुरुषार्थी बन सकेंगे और राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़ करके योगदान भी देंगे। शिक्षा और तकनीक जगत में हो रहे परिवर्तनों पर जो अभी हाल में रिसर्च हुए हैं, उनके मुताबिक 21वीं सदी में जो तरक्की हुई है और उसके साथ जो परिवर्तन हो रहे हैं वो लगभग 20,000 वर्षों के बदलाव के बराबर है। जिस प्रकार हम टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हमारे यहाँ आ रहा है या हम तकनीक में प्रगति कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में 21वीं सदी की क्षमताओं का और तीव्र गति से विकास होगा। मेरी निजी राय है कि आज से 15-20 साल बाद नॉलेज इकॉनमी का दबदबा होगा और मैं समझता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी संपदा जो है वो ह्यूमन कैपिटल होगी, जो टैलेंट, स्किल, क्रिएटिविटी का मिला जुला स्वरूप होगा। इसलिए इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि हमारा जो ग्रोथ मॉडल है वो बेहतर ह्यूमन कैपिटल तैयार करने वाला होना चाहिए। और मेरा निवेदन होगा कि इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज पर विशेष ध्यान हमें देने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, चिंतन, कौशल के साथ साथ विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक दायित्वों का बोध भी बढ़ता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि छात्रों में सम्यक बोध का होना ये बड़ा आवश्यक है और मुझे लगता है कि वह केवल यूनिवर्सिटी में ही संभव है। यह सच है कि पिछले 8-10 वर्षों में यहाँ का जो मानचित्र है, खास तौर से शिक्षा का, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण अनेक प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जम्मू कश्मीर में बन सके हैं। कुछ का जिक्र हुआ है अभी मेरे पूर्व, चाहे वो IIT हो, IIM हो, निफ्ट हो, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हों, 2 एम्स हों, उसमें से अधिकांश फंक्शनल हो गए हैं और कुछ पूर्णता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके कारण निश्चित रूप से पूरे जम्मू कश्मीर को इसका लाभ मिल रहा है। मैं मानता हूं कि यूनिवर्सिटी विकास की धुरी है और स्टूडेंट्स उसकी परिधि है। इंसान का विकास कभी भी मैकेनिकल नहीं हो सकता। उसके लिए एक बेहतर यूनिवर्सिटी और बेहतर टीचर्स का होना बड़ा आवश्यक है, जो उसके अंदर की संभावनाओं को नया रास्ता दे सके और उसकी पर्सनैलिटी को इस तरह विकसित करे ताकि वो समय के साथ अपने आप को ढाल सके। आज इस अवसर पर एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर अब सामान्य स्टूडेंट्स का निर्माण करने का जोखिम नहीं उठा सकती। हर स्टूडेंट में असाधारण गुण होते हैं, होने भी चाहिए, और समय के साथ बदलाव की क्षमता भी विकसित होनी चाहिए। मैं यहाँ उपस्थित टीचर से ये ज़रूर कहना चाहूँगा और जानना भी चाहूँगा कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हर साल आपकी आंखों के सामने से गुजरते होंगे जिन्हें देखकर आप कह सकते हैं
कि ये बिल्कुल मेरे जैसा है। इसमें वैसे ही नॉलेज की या इनोवेशन की क्यूरियोसिटी है जैसी कभी मेरे अंदर हुआ करती थी जब मैं विद्यार्थी था। अगर 50 में से 25 ऐसे विद्यार्थी आपके क्लास में हैं तो समझिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के मंदिर में नव भारत के निर्माण की ताकत जन्म ले रही है। अगर एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है तो एक बड़ी समस्या है। फिर सब चलता है। इस अप्रोच को छोड़ करके क्रांतिकारी परिवर्तन आपको करने होंगे। मैं यहाँ उपस्थित टीचर से एक और आग्रह करूँगा कि हमारे सिलेबस में लगातार परिवर्तन की ज़रूरत रहती है। हम जो पढ़ा रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल हम जो तैयार कर रहे हैं, उसमें तथा देश को जो ज़रूरत है, चाहे वो इंडस्ट्री को हो, ये जो गैप है इसको भरने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। कई बार 10 साल तक जो सिलेबस है या लोग लेक्चर देते हैं उसमें कोई बदलाव होता ही नहीं, और इसलिए आजकल इस बात पर खास जोर दिया जा रहा है कि देश की मांग के अनुसार, विशेष तौर पर इंडस्ट्री की मांग के अनुसार सिलेबस को निरंतर परिवर्तित किया जाए। पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो सामान्य रूप से परंपरा क्या थी कि हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सोशल साइंस हो, एक बार किताब छप गई तो कई पीढ़ियों तक वो काम में आती थी। लेकिन अब तो हिस्ट्री में भी अनेक प्रकार के रिसर्च हो रहे हैं। जो गलत इतिहास देश के लोगों ने पढ़ा है उसको साक्ष्यों के आधार पर कैसे सुधार किया जाए, इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है और काम भी हो रहा है। ज्योग्राफी की बात करूं तो नए रिसर्च, नए जर्नल्स निरंतर छप रहे हैं, और इसलिए मैं समझता हूं कि स्टूडेंट्स को सिलेबस से हटकर उन नए तथ्यों के बारे में भी जानकारी दी जाए और अभी से उनका माइंडसेट इस तरह का बनाया जाए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि पढ़ाई के अलावा स्टूडेंट्स के अंदर के व्यक्तित्व के विकास पर हमें विशेष जोर देने की आवश्यकता है। हम जो भविष्य के निर्माता तैयार कर रहे हैं उनमें करुणा भी हो, शालीनता भी हो, संवेदनशीलता भी हो और इस राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी हो। मैं समझता हूं कि अभी जब मैं आपके परिसर में घूम रहा था, वो चाहे नए ब्लॉक के शिलान्यास का हो, एमपी थिएटर के उद्घाटन का हो, तो मुझे वाइस चांसलर साहब ने बताया कि जो भी राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम हैं उसमें इस विश्वविद्यालय के टीचर्स की, स्टूडेंट्स की बड़ी महती भागीदारी है। ये जो नॉलेज इकॉनमी की चर्चा पूरे देश दुनिया में हो रही है, ये दुनिया के लिए एक नई चीज़ है, हमारे देश के लिए नई चीज़ नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस पर हमें फिर से एक बार विचार करने की आवश्यकता है। यंगस मेडिसिन एक बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी टीम ने एक रिसर्च किया है और वो रिसर्च जो देश और दुनिया के सामने आया है उसकी कुछ बातें मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूँ। ये तमाम इकोनॉमिस्ट ने जो बात कही है कि 11वीं शताब्दी में, 11वीं सेंचुरी में वर्ल्ड जीडीपी में भारत का हिस्सा मोटे तौर पर 33% हुआ करता था। 15वीं शताब्दी आते आते ये हमारा शेयर घट करके 33 से 25% हो गया। वही यूरोप के पुनर्जागरण का काल था, यूरोपीय रेनेसां का काल था, और उसके बाद आक्रमण का दौर शुरू हुआ। विदेशी आक्रांता हमारे देश में आए, धन संपत्ति, यश, वैभव देश का लूट करके ले गए। एक अनुमान के मुताबिक ये कहा जाता है कि $300 बिलियन से ज़्यादा धन तो अकेले इंग्लैंड के लोग यहाँ से ले गए, 3000 बिलियन डॉलर से ज़्यादा। और कई लोग आज ये मानते हैं कि अगर इंग्लैंड धनी हुआ तो वो अपने कर्म से नहीं हुआ, भारत की संपत्ति से हुआ। उस इतिहास को मैं नहीं कुरेदना चाहता हूँ, मैं तथ्यों पर आना चाहता हूँ। लंबे संघर्षों के बाद हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे पूर्वजों ने
बड़ा संघर्ष किया और अंततः 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली। 1950 के आसपास जब आकलन किया गया तो वर्ल्ड जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन महज 4% रह गया, 4% रह गया। सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, तो हमारी जो शिक्षा पद्धति थी उस शिक्षा पद्धति को ही पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो सब जानते हैं कैसे विश्वविद्यालय हमारे यहाँ थे, जहाँ देश नहीं दुनिया भर के लोग आते थे, पढ़ते थे। और नालंदा के बारे में तो कहा जाता है कि जब उस विश्वविद्यालय में आग लगाई आक्रांताओं ने तो कई महीने तक वो विश्वविद्यालय जलता रहा। वहाँ की लाइब्रेरी से पुस्तकें लेकर के दुनिया के लोग गए और उस आधार पर उन्होंने अपने स्थानों पर अपने एकेडमिक कैलेंडर को, एकेडमिक करिकुलम को बनाने का काम किया। अब मैं समझता हूँ कि आज 2023 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो आकलन है, आज वर्ल्ड जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन मोटे तौर पर 23 में 15% था और आज जब हम खड़े होकर बात कर रहे हैं तो मोर देन 16%। दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए। जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, या मैं कहूँ कि वो देश का एक रिजॉल्व है कि जब आज़ादी का शताब्दी वर्ष हम मनाएंगे, जैसा मैंने पहले कहा 2047 22 वर्ष बचे हैं, तो विकसित भारत कैसा होगा। मैं समझता हूँ कि फिर से शिक्षण संस्थाओं का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होगा। नॉलेज इकानमी की ओर देश बढ़े, इस दिशा में आप सब का प्रयास सबसे सार्थक होगा और पुनः देश अपने उस गौरव को प्राप्त करे 25% और 33%, 25 और 33% कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड जीडीपी, ये लक्ष्य हमें प्राप्त करना है। और इस लक्ष्य के लिए कहने में मुझे चंद मिनट भी नहीं लगे, आसान भी लग रहा है, लेकिन करना ये बड़ा कठिन है। मुझे लगता है कि गांधी जी एक बात कहते थे कि जो परिवर्तन आप देखना चाहते हैं समाज में या किसी दूसरे व्यक्ति में, वो खुद से शुरू करिए। चेंज इज ए वर्ड ऑफ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। लंबी बात करना, अच्छा भाषण देना, ये बड़ा आसान काम है, लेकिन खुद को परिवर्तन का कारक बनना, कैटलिस्ट बनना, ये बड़ा काम है। और गांधी जी इसीलिए महान हुए क्योंकि उन्होंने जो कहा वही किया। मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि इस यूनिवर्सिटी का भविष्य निश्चित रूप से बहुत अच्छा है और कम समय में जहां आप पहुंचे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें दूर हो जाएंगी, जैसा भी वाइस चांसलर साहब बता रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं कि 2047 में देश की जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी हो उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर अपना नाम ले कर सके। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कुलपति जी, सभी डीन्स, फैकल्टी मेंबर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स को अपनी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।